आ जाओ बैठिए। हाँ जी सर। बैठ के करूँ सर, क्या मैं खड़ा हूँ? तो आपने जो कहा कि वो जो बांस काटने वाला समाज ने क्या करा, और ये जो शूद्र जो गौ बनाने वाला, ढाकी बनाने वाला और चढ़ाने वाला हिंदू, इसको आपने कहा ये लोकतंत्र है, इसको आपने लोकतंत्र कहा, इसका उदाहरण दिया। तो जो बनाता है, बांस काटता है, जो ढाकी बनाता है, उसको चढ़ाने का अधिकार है कि नहीं है? देखिए, पड़ासी के युद्ध में ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों में बांट दिया गया कि युद्ध वो लड़ सकता है, मंत्र वो पढ़ सकता है। तो पड़ासी के युद्ध में ये जितने लड़ने वाले थे उससे ज्यादा देखने वाले की संख्या थी। ये इतिहास की बात है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आज के बदलते हुए परिस्थिति और परिवेश में, जिस तरह हमारे ओरिया के हमारे सीताराम जी ने प्रश्न किया कि भगवान को भी बुखार होता है क्या, तो ये भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता है। और मैं समझता हूं कि शायद मैंने ये कहा कि लोकतंत्र ही है, इसीलिए ऐसे लोगों को भी हम लोग काम देते हैं, उनसे काम लेते हैं, और छुआछूत की बात जो समाज के लोग करते हैं उससे परे होकर हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। यही हमारी कहने की तात्पर्य है। वैसे कलकत्ते में रहते हुए एक सुविधा है। सुविधा ये है कि जितने अखबार हैं, जितनी मीडिया हाउस हैं, करीब करीब कलकत्ते में रहने में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके इतिहास पर लगातार यहाँ के अखबार लिखते रहते हैं। छठ का कलकत्ते में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है और छठ के बारे में लगातार ये इस बार भी हर बार अखबारों में गणगौर पे लिखा जाता है। तो यहाँ कलकत्ता रहते हुए हम करीब करीब हर त्योहार की बेहतरीन चीज़ों से अवगत होते हैं। और उसमें छठ का जो मामला है, सीधे के सीधे टोटल उसमें कोई पंडित नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे के सीधे वो समाज का है। और मैं एक शेयर करना चाहता हूँ जस्ट झा जी से कि जिस लोकतंत्र को आप 46, 47, 52, 55 में देखेंगे तो मिथिला अंचल है जहां सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीएम का, सीपीआई का सांसद हुआ करता था, कॉमरेड। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इस इलेक्शन के बाद जो बहुत सारी हवाएं गिरी, बहुत सारी दीवारें गिरी, तो यही इस देश के लोकतंत्र की खासियत है। और इसको बनाए रखने में जो लोग दिन रात लगे हुए हैं वो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। और यही इस आयोजन की सार्थकता रही कि हम इस पर बात कर पाए कि भारतीय साहित्य में लोकतंत्र, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आप काली गोली हैट लगा लो, एक कविता है मेरी, एक लाइन की है कि दरभंगा नरेश का बुत रहता कलकत्ते में, मेरी कविता की लाइन है। पुनर्जागरण में हिंदी भाषी की कथा सलट गई सस्ते में। 1822, 26, 25, 26, 46, 47 पूरे बंगाल के स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, राजनीति देख लीजिए, सामाजिक संस्थाएं देख लीजिए, सबके पुनर्जागरण में हमारे पुरखों ने भागीदारी की है। हमारे पुरखे का मतलब है जो बंगला भाषा नहीं जानते थे, जिन्होंने रोजी रोटी के लिए, इस पर हम बात कभी कभी छोटी छोटी बात कर लेते हैं। और कभी भी आप देखेंगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा दरभंगा हाउस है, दरभंगा हॉल है। मुझे तो डर लगता है कि अगर हमने इस तरह की बातें बीच बीच में नहीं कही तो किसी दिन भी वो कुछ भी बदल सकता है। उसको बदलने से बचाए रखने के लिए इस तरह की संवाद की बहुत जरूरत है। और ये सर हीरा भाई मेरे साथ हैं। जितांशु सर जी, ये बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा जी सर। तो मैंने सर से पूछा कि इसमें जो ये सूत्र जो बनाता है, बांस काटता है, तो ये डाली बनाता है, और जब भगवान को चढ़ाता है तो उससे थोड़ा ऊंचा वाला जात चढ़ाता है। तो इन्होंने इसको, इस चीज को लोकतंत्र का
एक उदाहरण बनाया इन्होंने, तो मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो इसी से मिलता जुलता जो नेपाली साहित्य में भी, जैसे कि लोहा है, वो दिया बनाता है, वो जो लोटा पानी चढ़ाता है वो बनाता है, तो उसको क्या होता है, उसमें दिया में भगवान का वहाँ पे दिया जलाया जाता है, लोटा से पानी चढ़ाया जाता है, लेकिन जो बनाने वाला है उसको लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं है, उसको थोड़ा उसको दूर रखता है, प्रवेश भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए नेपाली साहित्य में भी बहुत चर्चा होता है इसका। तो जो बनाने वाला है, तो अगर मैं कहूँ कि देखो इसने बनाया और ये इसने उसको भगवान के पास ले गया, ये कनेक्शन है, इसी कनेक्शन में लोकतंत्र है, अगर ये कहे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं कि शायद आपको नेपाल में क्या हो रहा है, आपने नेपाल नहीं, मैं दार्जिलिंग से बात कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि आप अभी के समय में जैसे खैनी, पहले खैनी खाने का मतलब ही लोग बोलते थे कि ये मेरुआ बिहारी है, अभी खैनी बंगाली भी खाते हैं, ट्रांसफरेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मुसलमान भाई भी छठ पूजा कर रहे हैं, तो बदलते हुए परिस्थितियों में मुहर्रम में जम के डांस कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। बताइए बत्तीस भाई, बताओ क्या चल रहा है? अब ये जो इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो पंक्ति है, उसको अब जैसे कलम बनाने वाले ने कलम बनाने का संरचना किया होगा कि अच्छे लेख लिखेंगे, और मैं अगर इस कलम से लेकर उसके नींव से बात इनके गर्दन में भोग दूं, तो कलम बनाने वाले का दोष नहीं है, कलम से बाहर करने वाले उस व्यक्ति का दोष है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में कुम्हार क्या है कि चमार कौन है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, खास के भारतवर्ष में तो नहीं है। कारण यहाँ पे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् काम नारी प्यार जिमी लोभ जिमी कछुताम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मई राम। वो जुमला वाला राम नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को परास्त होने के बाद भी, आपको याद दिलाऊं, जब रावण की पत्नी आती है तो वो भूल के उसके छां की तरफ भी नहीं ताकता है, क्योंकि वो समझता है कि ये पर स्त्री है। ऐसे भारत देश को मैं सलाम करता हूं, लोकतंत्र को सलाम। मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो कमजोरियां हैं, हमको उनको चीनी चढ़ा के पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में नहीं, हमारे देश में पूरे देश में दो चीजों को देखा। एक, इस देश में दो नाकानून बहुत कठिन हैं, एक हरिजन एक्ट और दूसरा डोरी एक्ट। लेकिन दोनों मुलम्मे के साथ कम से कम दलित वाला नहीं है। दलित आज की एक राजनीतिक ताकत है, जिसके लिए बच्चों के लिए कई लोग लड़ रहे हैं, और उस पर हम जरूर बात करेंगे। और मैं जितांशु जी पुनिया जी से एकदम सहमत हूँ कि हम जितांशु इतनी भी मलाई वाली कोई बात ही नहीं है। कम से कम ऐसा मंच जहाँ हम साहित्य पर चीजों पर बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। जितांशु जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक मिनट, इनका जो प्रश्न था वो ये था कि जो छोटी जात का व्यक्ति उस चीज को बना रहा है, क्या उसको भी पूजा का अधिकार है? क्या वो पूजा करता है? ये पूछ रहे हैं। यस। हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि पूरे शरीर के अंग में सबसे नीचे जो पांव होता है ना, वहां शूद्र की बात होती है। और भारतीय साहित्य संस्कृति में प्रणाम करने की प्रथा इस बात को मजबूती प्रदान करती है कि हम शूद्र के भी उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं।
विधांशु जी, इस विषय पर थोड़ा सा हम कहेंगे, बहुत जरूरी है इस विषय पर 2 शब्द बोलना। सर थोड़ा कृपया शांति रखें। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और शायद एक नया विवाद आएगा। अच्छे बातों से अगर हम सत्य को ढक देते हैं, मेरा मानना है कि ये शब्दों का दुरुपयोग नहीं ढक सकते, क्योंकि 47 के बाद 2024 की जो पूरी परिदृश्य है हिंदुस्तान की, आप एक बार नजर डालीजिए कि आपके पास आइकॉन्स कितने चेंज हुए हैं और आगे बदलाव इतना ज्यादा है, और भी चेंज होना है। आगे प्रोग्राम की जो रूपरेखा है, जस्ट 1 मिनट है कि हम झांझी को क्लियर कर लें। नहीं, इनको क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन हम इसको आगे करते हैं। जो आपने बताया जुमले का राम, ठीक है ना, जुमले का राम, लेकिन जुमले के साथ साथ काल्पनिक राम भी है। भाई ऐसा है कि राम यहाँ अभी तक परिप्रेक्ष्य में नहीं आए हैं। कार्यक्रम की ये रूपरेखा की सम्मान के बाद में परिषद की तरफ से ये धन्यवाद देंगी। उसके बाद हम राष्ट्रगीत करेंगे और फोटो सेशन करेंगे और प्रोग्राम यहाँ समाप्त करेंगे। और कोई बोलने के लिए नहीं है। मुझे जिस चीज का, जो चीज मैं चाहता था, पता नहीं संजीव को मैंने इशारा कई बार किया, भाई संजीव अब मोबाइल देखे, भाई बहस की तरफ हम गए, हमें अच्छा लगा। और कोई चीज किसी मुलम्मे में आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है। पूरा देश चिल्लाते रह गया, देश का परिणाम देख लीजिए। अयोध्या में तो मंदिर बना, मंदिर तो लंबे समय तक रहेगा, लेकिन परिणाम जो भी निकला मैं उस पर नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ उस परिणाम से बचा के रखा था। और मैं इसके लिए परिषद को धन्यवाद देता हूं। हालांकि वो तो बाद में पता चलेगा कि परिषद क्या क्या गलतियां हमसे हुई होंगी, ये तो यहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट 1 मिनट हम सम्मान करेंगे, परिषद की तरफ से धन्यवाद होंगे, हम राष्ट्रगान करेंगे और एक फोटो सेशन करेंगे, प्रोग्राम यहाँ खत्म हो जाएगा। और वोट ऑफ थैंक्स हमने काफी लंबी लिस्ट बना रखी थी, लेकिन अब वोट ऑफ थैंक्स सत्य सीताराम जी तो हाँ।